तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पिछले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था ना सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसी में कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैं सजेस्ट करूंगा ना कि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है सिंपल माइक्रोस्कोप की, वो से एक बार पहले देख लें ना, क्योंकि इसमें उसके कुछ टर्म यूज़ होंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक बार वो वीडियो देख करके आओ, फिर इसको समझो तो आप डिटेल में समझ पाओगे। चलो आ जाओ, इसको समझे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप में ना एक लेंस होता था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है बेटा, उसमें दो लेंस होते हैं। एक लेंस ऐसे, और ये थोड़ा सा बड़ा होता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, हल्का सा बड़ा होता है। जो सामने होता है इसको बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव, और ये जो होता है इसको बोलते हैं आईपीस। और दोनों लेंसेज की प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन होती है। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा इसलिए रखते हैं ना क्योंकि हम माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं। माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि अपन छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, तो अगर छोटी छोटी चीज़ों को देखना है तो लेंस छोटा होना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा रेज इसके अंदर इंसर्ट ना हो ना, नहीं तो सराउंडिंग का बहुत उल्टा सीधा चीज़ें दिखाई देंगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने क्या किया कि आगे वाले लेंस को छोटा कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं कि इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, मान लेते हैं इसकी हाइट है h0, और ऑब्जेक्ट रखते वक्त यहाँ एक सावधानी रखते हैं क्योंकि ये लेंस है ना, तो इसका फोकस कहीं यहाँ पे होगा आसपास में। जिसको बोल देते हैं अपने पास ये FO होगा, ये दूरी होगी FO। ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस से जस्ट बाहर रखते हैं। बात है सर, जस्ट बाहर रखने का क्या मतलब है? फोकस पे क्यों नहीं रख देते या अंदर क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि देखो, हमें ना क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है। तो कब दिखेगा? ये वाला लेंस इसकी एक इमेज यहाँ कहीं बना देगा, और इसकी जब ये एक इमेज यहाँ कहीं बनाएगा तो ये इमेज इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और ऑब्जेक्ट अगर बन जाएगी तो इमेज यहाँ क्लियर हम देख लेंगे। बट अगर इसको उठा करके हमने फोकस के अंदर रख दिया तो इसकी जो इमेज बनेगी बेटा वो इसी साइड बन जाएगी, और अगर इसी साइड बन गई तब तो ये उसको देख ही नहीं पाएगा, तो फिर तो इमेज ही नहीं बनाएगा, फिर तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही बन के रह जाएगा। इसीलिए अपने को क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव के जस्ट फोकस के बाहर रख देना है। अब ऐसा करने से होगा क्या कि एक लाइट रे यहाँ से चल के ऐसे पैरेलल जाएगी, और एक लाइट रे को इसके ऑप्टिक सेंटर से निकाल देते हैं। देखो, हमें ना पता है कि यहाँ पे एक छोटी सी इमेज बनेगी, हम पहले ही बना लेते हैं, हम सेट कर देते हैं रे डायग्राम को, और एक लाइट रे को ला करके यहाँ पे कट करा देते हैं। जहाँ से ये गई है वो इसका फोकस हो जाएगा FO ना, इधर भी पैरेलल आई है तो फोकस से होके जाएगी। और अगर ये इमेज बनी है, दिस इज द फर्स्ट इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव, इसकी हाइट h1 मान लेते हैं। अब एक रे इससे निकल करके जाएगी, इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, क्योंकि ये इसके सामने है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक रेज यहाँ से इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे भेज देते हैं। हमें पहले से पता है ना बेटा कि इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी, तो हम पहले बना लेते हैं इमेज। इस लाइन को ऐसे पीछे एक्सटेंड करते हैं, और हम यहाँ पे अपनी एक बड़ी सी इमेज बना लेते हैं जो हम देखना चाह रहे हैं। और अब यह क्या करते हैं, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे मिला लेते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं। और जब ये ऐसे गई होगी तो हमारी आँखें कहीं यहाँ पे होंगी बेटा, ये आपकी सुनहरी आँखें जो इमेज को देख रही हैं। फाइनल इमेज ये होगी जिसको ये वाला लेंस बनाया है आईपीस ने, और आपकी आंखों से देख रही होंगी। तो देखो, छोटा सा ऑब्जेक्ट था, हमने उसकी एक बड़ी सी इमेज बनाई जो आपकी आंखें देख रही हैं। तो अब अगर ये इमेज बड़ी सी बन गई है तो आपकी आंखें इसे क्लियर देख लेंगी और फिर मज़ा आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अपन निकालना चाह रहे थे कि इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था ना आपको कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, जब मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा था। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताओ। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो मैंने मैग्नीफाइंग पावर निकालने को बताया था θ/θ0। थीटा होता था इंस्ट्रूमेंट ने का, कि इंस्ट्रूमेंट ने हमारी आंखों पे कितना एंगल बनाया। θ0 होता था नेकेड आइज से,
कि ऑब्जेक्ट नेकेड आइज से देखने पे आंखों पे कितना एंगल बनाता है, और फिर दोनों का रेशियो लेते थे, ये जितना आता था वो मैग्नीफाइंग पावर होती है। इसको अगर आप समझना चाह रहे हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला पहला वीडियो देख लो। आ जाओ देखें ये कितना आ रहा है। देखो थीटा नॉट की वैल्यू तो अपने को पता है, थीटा नॉट कितना होता था, हमने पीछे पढ़ा h0 डिवाइड बाई डी। थीटा निकाल के लाते हैं। तो जब मैं इसको देख रहा हूँगा तो इसने मेरी आंखों पे इतना एंगल बनाया होगा, दिस इज थीटा। ये कैसे आएगा, ये थीटा अगर लिखना है बेटा तो ये भी थीटा होगा ना, सामने का एंगल है बिल्कुल। और ये थीटा कैसे लिख सकते हैं भाई, चलो देखो ये इमेज बनाई गई थी इससे, तो अगर मैं इस दूरी को लिखने की कोशिश करूं तो ये होगा VO, और ये आई पीस है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इस दूरी को मैं लिख सकता हूं बेटा UE ना। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U से दिखाते हैं, इमेज की डिस्टेंस को V से दिखाते हैं। और अगर मैं ये थीटा लिखना चाहूँगा तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी h1 डिवाइड बाई UE। यस, तो आ जाओ रेशियो लें, देखें कितना आया। तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू रखेंगे h1 डिवाइड बाई UE पूरे के डिवाइड में, और h0 डिवाइड बाई डी, दिस ना। इसको पलट दो, देखो कितना आया। तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर यहाँ से आ जाएगा h1 बाई h0, और d ऊपर जाएगा d डिवाइड बाई UE। जरा ध्यान से देखो, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है आपको ना, और ये भी देखा देखा सा लग रहा है। चलो सोच के बताओ ये कहाँ देखा इसको, h1 डिवाइड बाई h0 को। आपने पढ़ा था ना, देखो h1 इसके इमेज की हाइट है और h0 इसके ऑब्जेक्ट की हाइट है। दिस इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन जो आप पढ़ते हो, MT ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और ये d बाई UE भी देखा देखा सा लग रहा है। दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप, पढ़ाया था ना अभी पिछले लेक्चर में, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे ढंग से तो ये तो ऐसे लिखा हुआ है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन MO ना, MO इसलिए लिखा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का है, और इसको लिख देंगे बेटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। अब इस जनरल फॉर्मूले को हम दो स्पेशल केसेस में पढ़ते थे। कौन कौन से स्पेशल केस हैं आप बताओ। कि एक बार फाइनल इमेज कहाँ पे बनाते थे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कैपिटल D पे, और एक बार फाइनल इमेज कहाँ पे बनाते थे अपन, इनफाइनाइट पे। तो दोनों स्पेशल केस में ये फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर लेते हैं और सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं। आ जाओ देखें, तो इसका अगर केस फर्स्ट देखें, केस फर्स्ट क्या होगा भाई कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट कैपिटल D। कैपिटल D का मतलब 25 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइनल इमेज बन कहाँ से रही है, ये आई पीस से ना, क्योंकि हमारी आंखों पे एक लिमिट लगा रखी है भगवान ने कि हम 25 से पहले नहीं देख सकते, इसीलिए हम इस केस की बात करते हैं। तो जब मैं सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने D पे इमेज बनाने के लिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस का फॉर्मूला याद करवाया था, क्योंकि फाइनल इमेज बनाने में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तो आईपीस का होगा, और अगर आईपीस फाइनल इमेज बना रही है तो वो तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रही है, D बाई UE। और D के लिए D बाई UE को हमने सॉल्व कर रखा सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो अपने को तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अगर इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, तो MO तो ऐसे ही उतार दो, और इसको हम सॉल्व करके आए हैं पिछले वाले केस में। कितना होता था मेरे प्यारे बच्चों, चलो एक बार बताओ, ये कितना आता था, ये आता था 1 + D डिवाइड बाई FE
ना, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आपको याद आ रहा होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है जब वो इमेज डी पे होती है तो MO 1 + D/FE। FE जो होता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, दिस वाला, D है 25 सेंटीमीटर, और MO तो आप लिखना जानते हो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक केस और होता है, चलो उसको भी डील करें। क्या केस होता है भाई? सेकंड केस। केस सेकंड होता है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनती थी, तो चलो बताओ सिंपल माइक्रोस्कोप में ये टर्म कितना होता था? क्योंकि फाइनल इमेज बनाने का कंट्रीब्यूशन किसका है? आईपीस का। और अगर आईपीस फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बना रही है तो सिंपल माइक्रोस्कोप है भाई। इसकी वजह से तो सिर्फ MO आया है ना, ये वाला टर्म तो इससे आ रहा है ना। तो बोलो कितना लिखूं? तो मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो MO तो एज इट इज आ जाएगा। और ये टर्म हम लिखना जानते थे, D/FE। D/FE, दिस इज द फॉर्मूला। तो मेरे कहने पे चलो 3 फॉर्मूले याद करो। पहला फॉर्मूला क्या भाई? जो मेरे नीट और JEE के बच्चे हैं वो 3 फॉर्मूले याद करें प्लीज़। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जनरल फॉर्मूला होता है MO, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। और अगर D पे इमेज देखना है तो MO 1 + D/FE नियर पॉइंट के लिए। और अगर फार पॉइंट पे देखना है तो MO D/FE। 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों अपने को ढंग से याद कर लेने हैं। चलो एक बात और सुनो, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा कैलकुलेट की जाती है। क्या एक्स्ट्रा है भाई? ट्यूब लेंथ। आपने पढ़ा होगा ना, ढेर सारे आपको नीट और JEE में से क्वेश्चन दिखाई देंगे जो ट्यूब लेंथ पे बेस्ड होते हैं। तो थोड़ी सी बात करते हैं अपन ट्यूब लेंथ। व्हाट इज ट्यूब लेंथ? तो ट्यूब लेंथ कुछ होता नहीं है बेटा, दूरी होती है ना। दोनों लेंसों के बीच में कितनी दूरी है, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब लेंथ। यही माइक्रोस्कोप का लेंथ होगा, उसी को अपन ट्यूब लेंथ बोल देते हैं। तो चलो बताओ, तुम बताओ कैसे लिखूं ट्यूब लेंथ बेटा? तो देखो यहां से ये दूरी VO है और ये दूरी कितनी है? UE। तो ट्यूब लेंथ को अपन L से रिप्रेजेंट करेंगे और यह आ जाएगा VO प्लस में UE। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर ट्यूब लेंथ। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या कि ये जितने फॉर्मूले निकाले ना, ये जनरल वाला, ये वाला नियर पॉइंट के लिए, और ये जो फार पॉइंट के लिए, और ये जो अभी लिख रहा हूँ, इन सारे फॉर्मूलों में कोई भी साइन कन्वेंशन नहीं रखना है। क्योंकि मैं साइन कन्वेंशन को उठा के पहले ही फेंक चुका हूँ। क्योंकि साइन कन्वेंशन लेके चलोगे तो फिर क्वेश्चन टफ होगा। हमें कोई साइन कन्वेंशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन को उठा के फेंक दिया है, तो लिखना ही नहीं। आ जाओ इसको थोड़ा जनरलाइज करें। तो ट्यूब लेंथ को अगर जनरलाइज करेंगे, पहला केस कौन सा केस, चलो बताओ। फाइनल इमेज को कहाँ पे बनाते भाई? D पे। व्हेन फाइनल इमेज इज एट D पे इमेज बनाना चाह रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में D पे इमेज बनाने के लिए UE की वैल्यू पढ़ाई थी ना, वहाँ निकाला हुआ था। एक बार फिर बताता हूँ, वहाँ पे ये निकाला हुआ था 1/UE इज इक्वल्स टू 1/D प्लस 1/FE। ये निकाला हुआ है, समझाया हुआ है ढंग से। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार जाओ वहाँ पे समझ के फिर यहाँ पे आओ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये माइनस साइन को मैंने उठा के वहाँ पे फेंक दिया था। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, क्योंकि मैं अभी भी बोला ना साइन कन्वेंशन नहीं रखना, तो इसलिए उसको उठा के फेंक दो। तो अगर यहाँ से UE निकालेंगे तो ये आता है बेटा DFE डिवाइड बाई D प्लस FE। पिछले लेक्चर में कहा था कि इन दोनों को याद कर लो, 1/UE इतना होता है, UE इतना होता है। अगर इसे याद कर लोगे ना तो चीज़ें बहुत क्विक होंगी।
मज़ा आ जाएगा। तो चलो एक काम करो, यू ही को उठा करके यहाँ रख दो। देखो माइनस को फेंक दिया है। कुछ लोग ये ना सोचे सर माइनस छूट गया, माइनस छूटा नहीं है भैया, इसको फेंक रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन को एमिट कर रहा हूँ। तो चलो इसको अगर यूज़ करेंगे देखो क्या बन जाएगा। पहले एक बार इसे मिटा देता हूँ मैं, फिर मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। आ जाओ। तो ये डायग्राम में मिटा दे रहा हूँ, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब डायग्राम बनाने सबको आना चाहिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नीट और जेई के लिए तो मुझे सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है। ये दिस फॉर्मूला, दिस 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 और ये दो तो याद करने ही करने हैं। लेकिन बोर्ड में कई बार कहते हैं वो डायग्राम ड्रॉ करो, तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल उठा के सेट कर देना है मामला। पहले से याद करके जाना है, ड्रॉ कर दिखा देना। तो आ जाओ थोड़ा सा उसको आगे लेके चलते हैं ना, ट्यूब लेंथ को। तो चलो देखो कितना आया। तो हम पढ़ रहे थे ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला। हमने कहा था कि जब फाइनल इमेज डी पे बनाया जाए तो जनरल तो ये था, इसमें यू ई को रख देते हैं। बोलो बेटा कितना आ गया, एल बराबर, तो ये आ जाएगा एल इज इक्वल्स टू वी ओ, और यहाँ रखना पड़ेगा डी एफ ई डी प्लस एफ ई। इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं रखना, माइनस को फेंक दिया है, ठीक है। और एक और केस, कौन सा केस है, सेकंड, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट। तो मेरे प्यारे बच्चे जनरल फॉर्मूला तो ये है, अभी भी पढ़ाया था कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनाने के लिए मैंने कहा यूई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो सिंपल माइक्रोस्कोप में बता दिया था। बताओ फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे जब बनती थी तो यूई कितना आता था, एफ ई ना, ये सिंपल माइक्रोस्कोप में समझाया है। तो बस उठा के रख दो। तो यहाँ पे अगर रखेंगे एल बराबर तो ये आ जाएगा वी ओ प्लस में एफ ई, क्योंकि जब आईपीस के फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पे चली जाएगी और हमारी आंखें उसे आराम से देख लेंगी। इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आइज कंडीशन, या फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे हो या फिर फार पॉइंट के लिए। तो अपने को 6 फॉर्मूले टोटल याद करने हैं, 2 जनरल के और 2 स्पेशल। आ जाओ चलो मैं इसकी एक टेबल बना देता हूँ ना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप फॉर्मूले याद कर लें, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखो टेबल मैंने बनाया, क्या टेबल है भाई, यहाँ बनाता हूँ मैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, CM कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है भाई, जो बेसिक है बिल्कुल, MO इंटू, चलो बच्चों बोलो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो हमने अभी भी ड्राइव किया था। फिर इसको कैसे लिखते थे, इसको अगर U के टर्म में लिखना है तो इसको लिखते थे MO और लिखते थे D/UE ना। MO को लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर क्या लिख सकते हैं V/U। फिर इसको हमने सॉल्व करके नियर पॉइंट के लिए बनाया, मैग्नीफाइंग पावर नियर पॉइंट। तो नियर के लिए कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों, MO 1 + D/FE। और फार के लिए कितना आया था बेटा, कितना आया था, MO, और यहाँ कितना आया था, D/FE ना। अभी भी यहीं पे निकाला हुआ था, एक तो लिखा भी हुआ है फार वाला, तो याद कर लो। दिस, इसको लिखते हैं D/UE, नियर पॉइंट के लिए 1 + D/FE, D/FE, काम खत्म। और एक होता है ट्यूब लेंथ का। ट्यूब लेंथ का जनरल फॉर्मूला क्या है, बोलो, वहाँ लिखा हुआ है VO + UE। और L नियर का फॉर्मूला कितना बनता है भाई, सब मैंने ड्राइव कर दिया है, अब इसे याद कर लेना है। नियर पॉइंट के लिए वो लिखा हुआ है, यहाँ पे UE की वैल्यू प्लेस करते हैं तो दिस हो गया DFE/D + FE।
और एक और बताओ, एल्फार VO प्लस FE यहाँ पे आया हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नीट और जेई के बच्चे हैं वो इस टेबल को याद रखें ना। वैसे तो पूरा डेरिवेशन याद करना है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, पर नीट और जेई के लिए बस मुझे ये टेबल और ये सीक्वेंस आना चाहिए। और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको करके देख लेते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना। अच्छा हाँ, अगर आपको उतारना होगा ये तो आप स्क्रीन को 1 मिनट पॉज करके फिर इसको आप अपने नोटबुक में उतारोगे। ऐसा नहीं कि सर पढ़ाए जा रहे हैं, सर ने तो टाइम ही नहीं दिया लिखने के लिए, मैं सब ने एक्सक्यूज़ नहीं बना ना भाई। स्क्रीन को पॉज करो और फिर नोट कर लो। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं डाटा लिख रहा हूँ, आप डाटा को इंसर्ट करके सोल्यूशन निकालोगे। जैसे मान लो कि आपको दे दिया कि किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 10 है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि मान लो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस is equals to 2 ना, then find out the magnifying power of eyepiece ना। eyepiece की आपको मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करो और इसका आंसर निकालो। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, चलो बताओ। दिस, बिल्कुल पहले फॉर्मूले पे मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्या कहता है फॉर्मूला कि मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप MO इनटू में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है बेटा, कितनी दी है? 10, तो प्लेस कर देंगे इज इक्वल टू MO की वैल्यू दी है 2 इनटू में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ पीस। निकल गया ये, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस बराबर 5। दैट इज योर आंसर। काम खत्म। बेसिक क्वेश्चन, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नीट और जेई में। कुछ लोग सोच रहे हो अरे इतना आसान क्वेश्चन, हाँ फॉर्मूले का गेम है सारा ना। आपको ढंग से कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला याद किया आपने, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकने वाला, सारा हो जाएगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट को समझ लिया और फॉर्मूला आपको याद है तो नीट और जेई में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेंगे, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं। बच्चों तो हमने अभी देखा ना, हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा पढ़ लिया था। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने सारे फॉर्मूले देखे और सारी थ्योरी देखी, उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ना अब। और मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आईपीस है। ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और आईपीस के कितना है बेटा? 50 सेंटीमीटर। और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे और आपसे कह रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर बताओ और ट्यूब लेंथ बताओ। जब फाइनल इमेज कहाँ बने? एक बार इनफाइनाइट पे, फाइनल इमेज फिर दोबारा डी पे बने और फाइनल इमेज एक बार 100 सेंटीमीटर पे बनाने की बात कर रहा है। तो आप एक काम करो, चलो कि पहले आप एक बार सॉल्व करो इस क्वेश्चन को और फिर अपना आंसर निकालो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, आप आंसर को मैच करना, ठीक है? तो चलो सॉल्व करो, स्क्रीन को पॉज कर लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो 1 मिनट में, फिर मैं सॉल्व करता हूं, आंसर मैच करो। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, अपना आंसर मैच करना भाई।
तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट। फर्स्ट केस में सॉल्व कर रहा हूँ। जब फाइनल इमेज को इनफाइनाइट पे बनाना था तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला था भाई, एमओ ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये फॉर्मूला था। डी मुझे पता है 25 सेंटीमीटर और एफ ई की वैल्यू कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अगर अपने को एमओ मिल जाए ना बेटा तो काम ही हो जाएगा, सीधा प्लेस करना पड़ेगा। एमओ कैसे आएगा, एमओ होता था, एमओ को लिखना सीखा था हमने, उसे लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसे नहीं लिख सकते वी ओ डिवाइड बाई यू ओ, वी ओ डिवाइड बाई यू। तो वी ओ अपने को निकाल लेना चाहिए, यू ओ निकाल लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि हाइट तो दे नहीं रखा, यू दे रखा, फोकल लेंथ दे रखा, तो वी ओ आ जाएगा। तो चलो ये निकालें, वी ओ कितना है डिवाइड करके एम ओ आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें, देखो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है ना, तो यू ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30। एफ ओ की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एफ ओ की वैल्यू है प्लस में 20 सेंटीमीटर। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, v बराबर यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। तो अगर यहाँ से v निकालेंगे तो कितना आएगा, u की वैल्यू कितनी है भाई -30 मल्टीप्लाई बाई 20, -30 प्लस में 20। तो यहाँ से v आ जाएगा, दिस इज -600 -10, इससे बस कट जाएगा, v बराबर आएगा बेटा 60 सेंटीमीटर। अच्छा ये पॉजिटिव में आ रहा है। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं सर u को माइनस क्यों लिया, तो साइन कन्वेंशन लगा रहा हूँ। मैंने ऐसा कहा था पिछले लेक्चर में कि इन फॉर्मूलों में कोई साइन कन्वेंशन नहीं रखना है, लेंस फॉर्मूले में तो साइन कन्वेंशन रखना ही पड़ेगा ना आपको, इसलिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिया। और आंसर भी देखो साइन के साथ आ रहा कि v की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका क्या मतलब है कि इमेज इस साइड बनी है, और आपको पता भी है कि इमेज इधर ही बनेगी ना। तो अगर MO निकाले तो कितना आ गया बेटा, MO होता है VO, तो MO बराबर 60 और UO की वैल्यू कितनी है -30। बट मुझे तो साइन लेना नहीं है तो मैं उठा के फेंक दूंगा 10। MO बराबर कितना आ गया 2। बस अब तो सॉल्व हो गया। तो अगर इस केस में मैग्नीफाइंग पावर निकालें तो आएगा MO, ये फॉर्मूला था ऊपर लिखा हुआ है, प्लेस करो MO की वैल्यू 2, 25, FE कितना है भाई 50, इसको काट दो, दिस इज 2, 1 प्लस 1/2, 2 तो ये 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कट जाएगा, जैसे आ जाएगा 3। तो नियर पॉइंट के केस में मैग्नीफाइंग पावर 3 आई है। अच्छा इस केस में ट्यूब लेंथ भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ। तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या था बेटा, L बराबर वो था अपने पास VO प्लस में UE, और नियर पॉइंट के लिए UE कितना लिखाया था, बोलो एक बार, DFE D प्लस FE, यही तो पढ़ाया था, बस हो गया। तो L बराबर देखो VO निकाला है, कहाँ निकाला है भाई VO 60 सेंटीमीटर, उठा के रखो 60 प्लस में D की वैल्यू कितनी होती है 25, FE कितना है 50, 25 प्लस 50, देखो FE की वैल्यू 50 दे रखा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75। कोई साइन नहीं रखा, उठा के फेंक दिया साइन को, तो 25 से काट देते हैं तो आ जाएगा 3, 60 प्लस 50/3। चलो सॉल्व करो। L बराबर 6×18 180 प्लस 50/3, L बराबर 0, 8, 5, 13, दिस इज 230, इतना सेंटीमीटर। ये आपके लिए होमवर्क है, ऐसे काट के डेसिमल में लिखोगे, छोटा सा होमवर्क आपके लिए। तो ये तो अभी केस फर्स्ट सॉल्व किया ना, सेकंड केस चलो तुम सॉल्व करो, आ जाओ।
सेकेंड केस, हालांकि आपने सॉल्व कर लिया है, आंसर मैच करना है आपको। फाइनल इमेज कहाँ पे बनाने की बात कर रहा है भाई? डी पे। अच्छा, ये पहले वाले केस में मैंने डी वाला सॉल्व कर दिया। ओके, तो दिस इज सेकेंड केस और दिस इज फर्स्ट केस। इनफाइनाइट में तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। तो इनफाइनाइट वाले केस में अगर सॉल्व करोगे, फर्स्ट केस ये सेकंड का सोल्यूशन है बेटा, ये फर्स्ट का सोल्यूशन। इस केस में मैग्नीफाइंग पावर कैसे लिखते हैं अपन? दिस इज आता है एमओ और ये होता है टी बाई एफ ई। इनफाइनाइट में तो बिल्कुल सिंपल है। तो एमओ की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, डी कितना है? 25, दिस इज 50, कट जाएगा 2 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा? दिस इज 1 ना, सिंपल सा। आपको एमओ पता था और आपको डी बाई एफ ई पता था, मैग्नीफाइंग पावर निकल के आई है 1। और इस केस में अगर ट्यूब लेंथ लिखेंगे तो कितना आएगा? देखो, इस केस में अगर ट्यूब लेंथ लिखेंगे तो L का फॉर्मूला था VO प्लस UE, और UE की जगह यहाँ पे क्या लिखते हैं? FE। तो VO कितना था बेटा? अभी निकाला था 60, और FE की वैल्यू कितनी है? 50। L बराबर कितना आ जाएगा? 110 सेंटीमीटर। यस, तो ये फर्स्ट केस का सलूशन था, पहले जो किया था वो सेकंड केस था, और अब थर्ड केस की बात कर रहा हूँ जो जनरल वाला है। चलो, इस केस में कह रहा है कि फाइनल इमेज जो फॉर्म हो वो 100 सेंटीमीटर पे। आप सोच के बताओ फाइनल इमेज बनाता कौन है? आईपीस। मतलब आईपीस से फाइनल इमेज को 100 सेंटीमीटर पे रखना है कहीं यहाँ पे। ये फाइनल इमेज होगी और दिस दूरी इज 100 सेंटीमीटर। तो बताइए सर, अगर ये दूरी 100 सेंटीमीटर रखनी है तो उससे हमें क्या गेन होगा? ये एफ ई दे रखा है तो इससे यू ई निकल जाएगा, क्योंकि जनरल केस में जो फॉर्मूला होता था मैग्नीफाइंग पावर का वो होता था एम ओ इंटू डी डिवाइड बाई यू ई। तो एम ओ की वैल्यू तो पहले निकल चुकी है, वो तो एम ओ हमने निकाल लिया था, दैट इज 2 आया था। डी डिवाइड बाई यू ई, डी भी पता है, यू ई निकालना पड़ेगा कि फाइनल इमेज 100 पे बनाने के लिए यू ई कितना होगा। फिर से लेंस फॉर्मूला। तो इस केस में अगर लिखेंगे तो देखो, अपने को फोकल लेंथ पता है, एफ ई बराबर 50 सेंटीमीटर, और अपने को फाइनल इमेज की लोकेशन भी पता है, वी बराबर 100 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये इधर है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? v बराबर यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। वी पता है, रख दो, -100, u के जगह पे यू ई, एफ ई के जगह पे 50, u के जगह पे यू ई, और प्लस में 50। इसको इससे काट देंगे, इसमें -2 आ जाएगा। तो मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ, देखो कितना आया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, -2 यू ई माइनस में 100 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे यू ई। देखो ये नीचे लिखा है ना, तो इसको इधर बुला लो, -3 यू ई 100, तो यू ई बराबर -100/3। बस उठा करके प्लेस कर दो, उठा करके प्लेस करोगे तो देखो कितना आएगा। तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर आया बेटा एमओ, एमओ की वैल्यू निकाली थी शायद 2 थी, इंटू में डी, डी की वैल्यू कितनी थी 25, और यू ई मैंने निकाला 100/3। माइनस साइन को फिर से फेंक रहा हूँ, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गई बेटा 2, ये इससे कट जाएगा, दिस इज 3/4, ये इससे कट जाएगा 3/2, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ना। तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू निकल करके आई है 3/2। इस केस में ट्यूब लेंथ कितनी होगी? L बराबर VO प्लस यू,
फॉर्मूला आपको याद है, LVO कितना था, VO की वैल्यू थी 60 और UE आपने कितना निकाला बेटा 100/3। कोई ये नहीं कहेगा माइनस रखो 180 प्लस 100/3, 280/3। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन कराए आपको ना, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कराए, कुछ भी नहीं कराया उसमें, आपको सिर्फ फॉर्मूले को यूज़ करना सिखाया है। फॉर्मूला अच्छे से याद करना है और उसको प्रॉपर तरीके से डाटा प्लेस करना है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बाकी तो सॉल्व आपको करना ही है। और उसमें 2 स्पेशल केस थे, एक जनरल केस थे। सेकंड केस को पहले सॉल्व किया था, फिर फर्स्ट को सॉल्व किया था, फिर थर्ड को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और करते हैं ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आप एक बार ट्राई करना फिर मैं करूँगा। चलो आ जाओ। तो ये क्वेश्चन मिटा के मैं यहीं साइड में लिखता हूँ। देखो, मान लो कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बस मान लेते हैं इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और मान लेते हैं कि आईपीस वाले की जो फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर है। हम मान लेते हैं कि इसकी ट्यूब लेंथ कुछ L है ना, और हम इसका कोई डाटा ले लेते हैं। चलो सपोज करो कि इफ L is equals to 100 सेंटीमीटर when final image is formed at infinite, then find out the position of object from ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। देखो कितना आता है। 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दोनों की फोकल लेंथ पता है, ट्यूब लेंथ की वैल्यू पता है। आपसे कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे रखा हुआ है वो बता दो। तो कैसे करेंगे, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, सब लोग अपना आंसर मैच करेंगे, ठीक है। तो अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनी है तो ट्यूब लेंथ कैसे लिखते हैं भाई, L बराबर VO प्लस FE, ये फॉर्मूला पढ़ाया था। L कितना दिया भाई 100, जिसे आ जाएगा VO प्लस में FE तो पता है ना बेटा 40, तो VO की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 60 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर नहीं है, अपने को UO बताना है, अपने को अभी VO पता चला है। तो कैसे करें, लेंस फॉर्मूला V बराबर UF U प्लस F। क्या क्या दिया है अपने को ये पता है कि ऑब्जेक्टिव से इमेज कितने पे, मान लो अगर ये इमेज है तो ये पता है 60 सेंटीमीटर, तो रख दो। VO की वैल्यू 60 है, फोकल लेंथ कितनी है 20, तो यहाँ रखेंगे कितना आएगा 60 इज इक्वल टू दिस इज UO 20 डिवाइड बाई UO प्लस 20, इसको काट देंगे 3, तो कितना आया 3UO प्लस 60 बराबर UO। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 2UO
बराबर -60, ये उधर जाएगा ना बेटा, तो UO बराबर -30। माइनस साइन क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इस साइड है, तो आपका आंसर क्या होगा कि एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे कराए, 2 क्वेश्चन से मैंने आपको कोशिश की है फॉर्मूला लगाने सिखाने के लिए। आप ढेर सारे क्वेश्चन करके देखोगे, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करोगे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे टेलीस्कोप और उसके कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके बच्चों।